ये भी चला गया। As we all can see that there is no student in the class. Shikhar joined and left. He is in the court. Prashant joined and left. He has some technical issue, and no other student has joined still now. Now Aditya has joined. क्या दिक्कत हो रही है? ज्वाइन नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? ज्वाइन। यस आदित्य, हाउ आर यू? मैम फाइन मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कहाँ हो भाई? मैम मैं तो अभी घर पे आया हूँ वर्किंग करके। अच्छा भाई, और इसमें कोरोना टाइम में बाहर मत घूमो आप लोग, सरकार ने मना करा। तो जानती हो आप, मैम तो जानती हैं कैसे क्या मेरा जॉब है। मैं जानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा आदित्य, एक क्वेश्चन का आंसर करो। जी मैम बताइए। हमारा जो पेटेंट एक्ट है, ठीक है, पेटेंट लॉ जो है हमारा, क्या हो गया? हेलो, हाँ आदित्य, जो हमारा पेटेंट लॉ है ना, पेटेंट लॉ, हाँ आ रही है। हाँ, तो जो पेटेंट लॉ है उसमें हमारे यहाँ मेडिसिन को पेटेंट देने के लिए मना किया गया है। उसमें कहा गया है जो मेडिसिन हैं, जो सर्जिकल है, इन सब चीजों का जो प्रोसेस है, उन सबको पेटेंट नहीं किया जाएगा। तो फिर किस आधार पर, किस बेस पर हम लोग पेटेंट करवाते हैं? मैम पेटेंट इसी बात पे होता है कि जैसे कोई हमने ऐसी कोई चीज का जो रिसर्च किया है या तो वो कोई और फॉर्मूला ना ले पाए, पहले हम उसका ही बेनिफिट लें, फिर उसके बाद टाइम। जब हम पेटेंट एक्ट की बात करते हैं तो पेटेंट में तो मना किया गया है कि आप किसी भी मेडिसिन वगैरह को पेटेंट नहीं देंगे। सही बात है मैम। इट्स नॉट इन्वेंटेड थिंग, ठीक है। आपने मिक्सचर करके जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड थिंग है उनको मिक्सचर करके आपने कुछ बना दिया नया, जी जी, तो उसको आप किस आधार पर पेटेंट देते हैं? हम लोग पेटेंट तो देते हैं, ये तो मुझे पता है, दवाइयों को पेटेंट दिया जाता है। जी जी, तो उनकी प्रोसीजर को भी पेटेंट दिया जाता है, इसीलिए काल्पोल, पैरासिटामोल अलग अलग नाम से अलग अलग सॉल्ट की दवाइयां बनती हैं। जी जी, क्यों बनती हैं? तुम इसी फील्ड में हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। मैम ये चीज तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, बट जहाँ तक मेरे को इतना है नॉलेज कि जो मेडिसिन बनाती है कंपनी से भी बहुत ही क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस हैं कुछ ऐसे जो मेरे पास भी आते हैं, बट वो यूएस एफडीए ने ही बनाया है, यूएस ने, और उनको रिसर्च मॉलिक्यूल पे ही बोलते हैं, और उनका जो पेटेंट उनने करा लिया था। और क्या था मैम, इस बारे में पूरा क्लियर नहीं मेरे को अभी। ठीक है, ये तो तुम्हारा असाइनमेंट का टॉपिक था, फिर भी नहीं क्लियर है तुम्हें ये? मैं हमको पता ही नहीं टॉपिक है ये, मैं लिख लेता हूँ इसको। नहीं अभी नहीं, थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा टॉपिक ये नहीं था असाइनमेंट का, पेटेंट एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नॉन स्टेबिलिटी। आप देख लो, तुम्हारी क्लास में तुम एकमात्र हो, एक शिखर आया था 2 मिनट के लिए चला गया, प्रशांत आया चला गया, ये स्थिति है तुम्हारी क्लास में। बताओ तुम लोग की क्लास रेगुलर कैसे चलवाएं, एग्जाम कैसे दिलवाएं तुम लोग? नहीं आप बिल्कुल सही है, क्लासेस अटेंड करना चाहिए, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अटेंड करना, लेकिन अब पता नहीं कहाँ लोग हैं। मैं खुद भागते जल्दी जल्दी आया करके हमने कहा चलो क्लासेस अटेंड हो जाए तो भला हो मेरा। शिखर भैया तो वहाँ पे थे, कचहरी में दिखे थे उनको। कचहरी है, हाँ। जा रहे थे प्लांट के साथ। मेरी ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं इसके रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वीडियो को आदित्य, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग एंड द अटेंडेंस एज वेल आई विल सेंड टू वीसी ऑफिस। बहुत सही मैम। कारण इसका ये है कि आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लासेस, आप लोग में से जितने लोग नहीं आएंगे उन लोग को ब्लैक लिस्ट करवाया जाना जरूरी है।
नहीं, मौका मिलना चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं है। अब ये कह रहे हैं, दुर्गेश कह रहे हैं कि कोड एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक बार में कोड एक्सेप्ट होता है यहाँ पे। पता नहीं। अभी मैम क्या बोलते हैं, मुकेश सर ने जब अभी 2-4 दिन पहले क्लास मेरी, हमने सेकंड क्लास अटेंड करी थी, तो वो कोड की प्रॉब्लम हमने ग्रुप में भी डाला था कि मेरे को कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये हो सकता हो कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी तो मेरा हो गया आराम से। मेरे अभी तक ऐसा कोई भी वो नहीं है, कोई भी मीटिंग अब तक मैं दिन में सुबह से 3 मीटिंग ले चुकी हूँ, तीनों में से पहली और आखिरी नहीं है, हर बार मेरा कोड एक्सेप्ट हुआ है। ये तो अभी मैंने देखा आराम से हो गया बहुत, हो सकता हो कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम या कुछ भी हो। शिवेंद्र आ गए। Yes, Shiven. How are you? दुर्गेश। दुर्गेश सेम ही तो कोड भेजा था मैंने दोबारा अभी। दुर्गेश, देव वर्मा, हेलो। माइक ऑफ कर रखा है। शिवेंद्र, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, और माइक भी। ऑन है, कर दिया है, माइक ऑन कर दिया। दुर्गेश हो तुम? कौन हो? दुर्गेश हो ना? जी जी जी। कैमरा ऑन करो। कैमरा मैम इसका कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कर लो। मैं ट्राई कर रहा हूँ। करिए। हाँ जी शिवेंद्र, दिख गए आप मेरे को। कहाँ घूम रहे हो तुम मास्क लगा के? अब स्थिति तुम देख लो, तुम्हारी क्लास में 10 लोग हैं, उसमें से 3 लोग मात्र हो, वो भी ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आते तो चलता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? क्या बताएं मैम? क्या करूं बताएं? क्या स्थिति करूं बताओ? कुछ रीजन देना पसंद करेंगे आप लोग, क्यों नहीं आते हैं क्लास में मुकेश सर की रेगुलरली? Why मैम all मेरा of you रीजन are तो not यही है कि attending थोड़ा the classes? तो मुकेश सर से आप टाइम बोल दीजिए कि सर हमारी क्लास इतने टाइम ले लिया कीजिए, तो कम से कम आप लोग क्लास अटेंड करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी क्लास में ज्यादा लोग होंगे तो। उनकी क्लास में एक बच्चा मात्र ठीक है रहता है मैम। क्लास में, अच्छा लगता है आप लोगों को है? क्या नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट बिल्कुल की नहीं आप समझ वो में बना आती। रहे हैं छवि? बताइए, नए वीसी आए हैं, उनके सामने रख दूं मैं आप लोग का मैटर कि आप लोग क्लास नहीं में नहीं, नहीं सही आते बात हैं? है। क्या स्थिति होगी सोचिए आप लोग। करते रहिएगा धरना प्रदर्शन फिर। Still only 3। क्या क्लास लो तुम तीनों की बताओ? शिवेंद्र बोलोगे? मैम पढ़ा। मैं तो पढ़ा ही दूंगी, यूएनसी ट्रायल तैयार करके रखी हूँ मैं तो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जिस काम के लिए मैंने आप लोग को बुलाया वो काम मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है। When we talk about the UN Citral, why we are discussing on UN Citral? UN Citral is the body, United Nations Commission of International Trade Law, to it's a subsidiary body of General Assembly of United Nations। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने का कारण ये है क्योंकि हमारे को ये पढ़ना है कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, उनको एकीकृत करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को उनको
को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का बनाना जरूरी था, ताकि क्योंकि एक कंट्री या दो कंट्री अपने आप में किसी भी संस्था पूरे वर्ल्ड को नहीं चला सकती, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी संस्थाएं बनाई। लाइक उनमें से एक है यूएन सिट्राल, UNCITRAL, यूएन सिट्राल, यूएन सिट्राल, UN CITRAL, द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये कब बनकर तैयार हुआ? ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ। और ये क्या काम करता है? इट इज द सब्सिडियरी बॉडी ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन with the general mandate to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade। भाई मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द लॉ। जो भी कोई कंट्री लॉ बना रहा है उसके यूनिफिकेशन के लिए जो लॉ बनाएगा, जो उसको यूनिफाइड करने के लिए जो भी काम किया जाएगा तो वो कौन करेगा? UN Citral has since prepared a wide range of conventions, model laws, and other instruments dealing with the substantive law that governs trade transactions or other aspects of business law। ये के बहुत सारी कन्वेंशन करता है, इसके पास बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, मॉडल लॉज, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे कि ये सब्सटेंटिव लॉ को डील कर सकता है और ट्रेड ट्रांजैक्शंस को गवर्न कर सकता है और बिजनेस लॉ के अदर एक्सपेक्ट की तरफ पे भी ध्यान दे सकता है। और इसके अलावा ये बताता है कि इन चीजों का इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यूएन सिट्राल मीट वंस अ ईयर, साल में एक बार मिलता है। ये मतलब इनकी एक मीटिंग होती है साल में एक बार, जैसे हम लोग की हो रही है आज, टिपिकली इन समर, गर्मियों में ही होती है, गर्मियों में मिले हुए हैं आज। ऑल्टरनेटिवली इन न्यूयॉर्क एंड इन वियना, एक साल न्यूयॉर्क में होती है, एक बार वियना में होती है। जैसे हमारे यहाँ हो रही है, आज गाजियाबाद में हो रही है, वैसे कभी कभार जो है हम लोग कहाँ मिलते हैं? कानपुर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी यूएन सिट्राल की तरह काम कर रहे हैं। यूएन सिट्राल का जो काम था वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को यूनिफाइड करना है, हार्मोनाइजेशन करना है। तो हम लोग ही वही काम कर रहे हैं, आप सब लोगों को यूनिफाइड करने का, आप लोगों के बीच में हार्मोनाइजेशन लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? तो ये दो वर्ड्स हैं, हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द लॉ फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कॉमर्स इज क्रिएटेड एंड एडॉप्टेड। ये कह रहा है कि भाई इसका क्या काम है? इसका काम है फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल कॉमर्स और उसको क्रिएट करना और एडॉप्ट करना। ठीक है, यस मैम। एडॉप्ट करने में ये मैडम अपने हिसाब, मतलब ये रूलिंग बताएंगे या जो दूसरे देशों की रूलिंग्स हैं उनको ये बताएंगे कि किस तरह से एप्लीकेबल है? दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। ये जो है आपने बोला ना कि ये अडॉप्ट करने के लिए बताएंगे, कि अपने हिसाब से बताएंगे कि किस तरह से यूनिक ट्रेड किया जाए इंटरनेशनल, या जो दूसरे देशों के आगे रिपोर्ट रखेंगे उसके हिसाब से ये बताएंगे? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो तुम मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड अगर ऐसे डिफाइन करेंगे तो मैडम जो दूसरे देशों में व्यापार वगैरह और हो रहा है एक देश से दूसरे, हमारे देश का जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल नहीं हो सकता जी? हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल होता है? अपने देश में कैसे, जो बाहर से करेंगे तभी तो वो इंटरनेशनल में होगा। पाकिस्तान के लिए जो हम हेलो, पाकिस्तान के लिए हमारे यहाँ इंडिया का ट्रेड जो इंटरनेशनल नहीं हो जाएगा? पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड वर्ड को ही क्लियर कर लो। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब अपनी कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज के साथ में जो हम ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। अगर एक लाइन में हमें एक छोटी सी डेफिनेशन दे जनरल, ठीक है, तो
फिर हमारा जो यूएन सिट्राल है वो किससे रेगुलेट करेगा? वो रेगुलेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। वो हमारी कंट्री को तब रेगुलेट करेगा, वो हार्मोनाइजेशन कर रहा है। वो हार्मोनाइजेशन किसके बीच में कर रहा है? जितनी भी कंट्रीज ने ट्रेड से रिलेटेड लॉज बनाए हैं उन सब के बीच में हार्मोनी सेट कर रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है पाकिस्तान का ट्रेड लॉ अलग है, इंडिया का ट्रेड लॉ अलग है, नेपाल का ट्रेड लॉ अलग है। जितने भी लोगों ने इस ट्रीटी पे साइन किए हैं, इस कमीशन में साइन किए, WTO की मीटिंग में साइन किए हैं, उन सब के ट्रेड लॉ अलग अलग हैं। उन सब लोग को हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि वो अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा क्या लेके आए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए, फॉरेन मनी लेके आए। करेक्ट? अब तुम क्या चाहते हो? तुम बाहर जाते हो काम करने, तुम्हारा उद्देश्य क्या होता है? तुम्हारा उद्देश्य ये होता है कि मैं कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे घर लेके जाऊं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया? तुम्हारे ऊपर एक कैसे तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको और दूसरी कंट्री भी कमा सके, सचिन भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, शिवेंद्र भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, आदित्य भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। इसके लिए क्या करें? क्योंकि सबका फील्ड अलग अलग है। आदित्य मेडिकल सेक्टर में है, दुर्गेश दूसरे सेक्टर में है, शिवेंद्र दूसरे सेक्टर में है, सचिन दूसरे सेक्टर में है। चारों लोग अलग अलग सेक्टर में। अब तुम चारों लोग इक्वल पैसा कमा सको या ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ गेन कर सको, इसके लिए क्या करें ताकि बाकी तीन का नुकसान भी ना हो? इसके लिए क्या करेंगे? हम कुछ संस्थाएं बना देंगे, हम कुछ कमीशन गठित कर देंगे या फिर हम कुछ कन्वेंशन करेंगे, ट्रीटीज करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा क्या उद्देश्य होगा कि हम तुम चारों के बीच में किसी तरीके से यूनिफिकेशन कर सके, हम तुम चारों के बीच में हार्मोनाइजेशन बढ़ा सकें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अनुचित लाभ ना उठा सके। ठीक है, यू कांट से दैट कि जो यूएन सिट्राल है वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है। यूएन सिट्राल यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एक सब्सिडरी यूनिट के रूप में जानते हैं। उसको वो आगे जनरल असेंबली के अंदर जो पास हो रहा है ट्रेड से रिलेटेड, उनके ऊपर वर्क करने का काम कर रहा है। कौन से वर्क कर रहा है? जिसके माध्यम से सभी कंट्रीज के बीच में लॉ को यूनिफाइड किया जा सके। क्लियर हुआ दुर्गेश? क्लियर हो गया मैम, क्लियर हो गया। Harmonization and unification of the law of international trade refers to the process through which the law facilitating international commerce is created and adopted. International commerce may be hindered by factors such as the lack of predictable governing law or out-of-date law unsuited to commercial प्रैक्टिस। देखिए, जब हम लोग दूसरे देश में जाते हैं, आप जो आदित्य है वो चला गया अपनी दवाएं बेचने सिंगापुर। ठीक है, अब इसे सिंगापुर में जाकर दवाइयां बेचनी है, इसे सिंगापुर के लॉ के बारे में जानकारी ही नहीं है। सिंगापुर ने ये कर रखा है, जो भी हमारे यहाँ एलोपैथिक दवाइयां, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी एलोपैथिक दवाई कंज्यूम नहीं करेगा। अगर एलोपैथिक दवाई कंज्यूम करता है तो उसको हम 10 साल की सजा देंगे। ठीक है, आप तुम बताओ, इससे ये कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज थी कि भाई एलोपैथिक दवाइयां बैन करी जा सकती हैं? नहीं थी। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल चीज थी पहली चीज, और इसको हमने अपने यहाँ उसके यहाँ जाकर के हमने बेची दवाइयां, हमें पता ही नहीं था। आउट ऑफ डेट लॉ है, क्योंकि आज की डेट में एलोपैथिक दवाइयां एकदम अपडेट रहती हैं, एकदम नई हैं, और उसके अलावा वो फायदा भी ज्यादा करती हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ डेट लॉ है। ठीक है, ये आपके कंट्री की, जो हमारी कंट्री है या सिंगापुर है, उनकी कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा नहीं है, वहां के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है कि इस तरीके का लॉ बनाया जाए जिससे कि दूसरे कंट्री के लोग आकर के दवाइयां तक नहीं बेच पा रहे हैं। जो लोगों के फायदे की चीज हो सकती है, नुकसानदेह तो है नहीं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ऐसी चीजों को सही करने के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आइडेंटिफाई करता है ऐसी समस्याओं को, और उनको केयरफुली उनके सॉल्यूशन को क्राफ्ट करता है। केयरफुली मतलब ताकि किसी भी कंट्री का कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से सॉल्यूशंस देता है
और सॉल्यूशन देने के बाद वो क्या करते हैं, विच आर एक्सेप्टेबल टू स्टेट्स हैविंग डिफरेंट लीगल सिस्टम्स एंड लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स। वो ऐसे सॉल्यूशंस देता है जो सभी कंट्रीज में, सभी स्टेट्स में जिनके अलग अलग लीगल सिस्टम्स हैं, लेवल्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, वो सभी कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर लें। दिस इज द मेन वर्क ऑफ यूएन सिट्राल। फिर आगे ये कह रहा है, हार्मोनाइजेशन में कॉन्सेप्चुअली बी थॉट ऑफ एज अ प्रोसेस through this domestic laws may be modified to enhance predictability in cross border commercial transaction। हार्मोनाइजेशन के माध्यम से ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सके कि हमारे यहाँ ऐसा लॉ है तो मे बी पॉसिबल 95% उनके यहाँ भी ऐसा ही लॉ होगा से रिलेटेड। मैम इसमें एक बात कहना चाहेंगे, जैसे मेडिसिन को लेकर के अभी, हेलो हाँ मैम, जैसे यूएस मार्केट में अगर इंडियन का कोई भी फार्मा कंपनी अगर वहाँ पे अपना ड्रग्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो वहाँ पे पहले यूएस एफडीए लेना वो जरूरी होता है। ये कौन कर रहा है, यूएन सिट्राल के रूल्स के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग में उसने ऐसा रूल बनाया है, ठीक है। हम जैसे हमारी कंट्री में भी अगर कोई बाहर का देश का कोई कंपनी कोई ड्रग या वो दवाई बेचना चाहती है तो उसे भी हमारे यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। जी जी जी, इंडियन जीएमपी सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही मैम। ठीक है, तो केवल और केवल यूएस में नहीं है, ऐसा इंडिया में भी है। तो ये इसी से आप एग्जांपल उठा लीजिए, इसी को आप देख लीजिए, ये हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ है। ओके, ठीक है, इट इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ कि भाई वहां पर भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है, यहाँ पर भी आपको एफएससीआई कम वो लेना है, वहां पर एफडीआई लेना है, वहां पर भी आपको यूएसए सर्टिफिकेट लेना, उसी के बाद आप अपनी दवाइयां वहां पर बेच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीजीए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन जीएमपी, यूके में 4 है, बहुत सारे ऐसे हैं इनके जो उनको अप्रूवल लेकर के ही एंट्री कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है, ये आपका हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ ही तो हो गया कि सब जगह ऑलमोस्ट सेम लॉज हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है, हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि भैया हमारे यहाँ भी परमिशन लेनी पड़ती है 100% गारंटी के साथ में, यूएस में भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम अपनी दवाई बेच सकते हैं वहां पे, है ना। यस मैम। चलिए आगे चलते, हार्मोनाइजेशन समझ में आ गया सबको? यस मैम। जी मैडम। अब चलते हैं हम यूनिफिकेशन की तरफ। Unification may be seen as the adoption by states of a common legal standard governing particular aspects of international business transactions. Unification को हम किस तरीके से देख सकते हैं, जो states ने adopt किया है एक common legal standard जो हमने set कर दिया, यूएन सिट्राल ने एक कॉमन लीगल स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस स्टैंडर्ड के बिलो आप नहीं जाएंगे, ना आप इस स्टैंडर्ड के ऊपर जाएंगे, आपको यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। बिल्कुल, ठीक है, लाइक हम लोग देखते हैं विमेन रिलेटेड लॉज में आ जाते हैं। ठीक है, तो विमेन रिलेटेड लॉज में हम देखते क्या है कि भाई सभी महिलाओं को क्या करा जाएगा, जहाँ पे उनका वर्क प्लेस है वहां पर क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, है ऐसा लॉ हमारे यहाँ? यस मैम। कब हुआ था फॉलो अप, कब से शुरू हुआ ये? 2001 में हुआ था शायद, विशाखा के केस के बाद से गाइडलाइंस आई थी और फिर उसके बाद लॉ कब बना इस पर? लॉ 2006 गए हो तुम भूल गए हो सब, तुम कितने इंटेलिजेंट थे तुम, तुम्हें पता है 2006 का था, आई थिंक 2006 का था, कंप्लीटली याद नहीं आ रहा मुझे। तुम गलत बता रहे हो। क्यों शिवेंद्र, कब का लॉ है जो ये है वर्क प्लेस पे महिलाओं का प्रोटेक्शन, विमेन प्रोटेक्शन? 2011 नहीं, सही है। देख लो दुर्गेश, तुम्हारी स्थिति कहाँ आ गई है, तुम कहाँ गिर कितने पिछड़ गए हो। तुम वही लड़के हो जिसने टॉप किया था कंपटीशन, याद है? सर्टिफिकेट रखा होगा अभी भी तुम्हारे पास। यार नहीं ये याद आ रहा है। आने का नतीजा है, पढ़ने का नतीजा है। वेल 2000, हाँ बताओ सचिन।
मैं तो कब से चुनना चाहती, तुम बोल ही नहीं रहे हो। मैम कोरोना 5 में था मैम। कोरोना ने पिछले 2 साल से सब कुछ भुला दिया है। इतना भी मत भूलो, 2014 में हुआ था ये वाला लॉ लागू, ठीक है। वर्क प्लेस नहीं, पे 2014 वुमेन प्रोटेक्शन का जो लॉ लागू हुआ वो 2014 में हुआ, लेकिन हमारे यहाँ गाइडलाइंस आ गई 1993-94 के आसपास। विशाखा का केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता है कि वर्क प्लेस पे जो महिलाएं हैं उनके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है जी ना। तो ये गाइडलाइंस इतने समय में क्यों आ रही है, तो यहाँ में बीच में क्या हो रही है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो रही हैं, जी ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हो रही हैं, उन कन्वेंशंस में क्या करा जा रहा है कि विमेन के सब राइट्स के बारे में बात की जा रही है जो विमेन से रिलेटेड हो रही हैं, और उसमें एक राइट ये निकल के आता है कि वर्क प्लेस पे जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, ताकि हमारी आधी आबादी भी हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को ऊपर लाने में हमारी मदद कर सके। इसीलिए फिर क्या करा गया, हमारी कंट्री में भी एक लॉ बनाया गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप घूम के देख लीजिए, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज दीज काइंड ऑफ लॉज, ठीक है। ये ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं इसे ट्रेड से रिलेटेड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो है अगर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, काम नहीं करेंगी, घर में सपोर्ट नहीं देंगी, तो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम ही खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल सही है। केवल क्यों? क्योंकि वो आधी आबादी है, दुनिया की आधी आबादी होने के नाते उनका भी उतना ही योगदान है जितना बाकी की आधी आबादी का है। पुरुषों का योगदान अगर बाहर की दुनिया में है तो घर की दुनिया में महिलाओं का योगदान है। तो लेकिन वो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए बाहर निकली है, वर्क प्लेस पे गई हैं, तो वर्क प्लेस पे उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, और ताकि वो अपने आप को बढ़ाने के साथ साथ जो वर्क कर रही हैं उस वर्क में भी पूरी तरीके से मन लगा सकें, इसीलिए क्या किया गया, उनको इस तरीके के प्रोटेक्शंस दिए गए। जी ठीक है। तो ये क्या किया गया, ये कैसे किया गया, कन्वेंशंस के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया, उन लोगों को कहा गया आप बनाइए इस तरीके के लॉ, आप बनाइए, आपको बनाना पड़ेगा। लोगों ने ट्रीटी पे साइन कर दिया, फिर उनको अब तो बनाना ही पड़ेगा। जी तो ये क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ लॉ, कि आप इस स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जाएंगे, आपको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही होगा। अगर आप इस स्टैंडर्ड के नीचे जाते हैं तो फिर आप हमारी ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, हमारा यूएन सिट्राल कर रहा है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है। A model law or legislative guide is an example of a text which is drafted to harmonize domestic law, while a convention is an international instrument which is adopted by states. अगर हम एक बात करें मॉडल लॉ की या लेजिस्लेटिव गाइड की, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है डोमेस्टिक लॉ को हार्मोनाइज करने का। जबकि कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्टेट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ लॉ एट एन इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए हमारी कंट्री में कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, अगर ये यूनिफिकेशन नहीं होगा तो समझिए क्या होगा। कोई व्यक्ति बाहर से एक कंपनी आई, उस कंपनी का क्या उद्देश्य है, हमारी कंट्री में आकर वर्क करना। अब उस वर्क को करने के लिए उसको क्या करना होगा, उस वर्क को करने के लिए उसे अपना बिजनेस सेटअप करना है, उसकी कंट्री में बड़े इजीली हो जाता है। बिल्कुल अब इसको इस तरीके से समझिए, जीएसटी वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए, वन नेशन वन टैक्स, आरबीआई वाले पेशेंट बैठ जाइए 10 मिनट, ठीक है, आरबीआई वाले ना बैठ जाइए 10 मिनट, एक राष्ट्र एक टैक्स। 10 मिनट आप बैठ जाइए। दुर्गेश है वो पढ़ा रहा है क्लास में, दुर्गेश कह रहा हूँ 10 मिनट आप बैठ जाइए, मैं दे रहा हूँ, आपका भी देख रहा हूँ। दुर्गेश अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, ठीक है, आप मुझसे वेट कर लीजिए, आप कर दीजिए। कोचिंग में पढ़ाने से पहले अपना माइक तो ऑफ कर लो भैया, ठीक है, मेरे घर के पेशेंट। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे, यूनिफिकेशन की। तो यूनिफिकेशन इसका एग्जांपल मैंने क्या दे रही थी, तो भुला भी देते हैं मुझे। बाहर से लोग आते हैं, वो बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ व्यापार करने आए। अगर हमारे यहाँ यूनिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यूपी में चुनाव यूपी में करने जा रहे हैं, कोई कंपनी स्टैब्लिश, ठीक है, उसका कुछ सामान उड़ीसा से आना है, कुछ सामान झारखंड से आना है, या फिर कुछ सामान दूसरी कंट्री से आना है। उसके लिए आप बताइए, अगर उड़ीसा में अलग रूल है, वो अलग पैसा दे, झारखंड में अलग पैसा दे, यूपी में अलग पैसा दे,
फिर इसके बाद जिस कंट्री से होकर आया है उस कंट्री में अलग पैसा देगा वो आने का। तो इससे कितनी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ेगा। उसको लगता है जितनी मनी वो बिजनेस में लगाने वाला था वो सारी की सारी मनी वो ऐसे ही बांट देगा। तो इसके लिए वो क्या करे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, यूनिफाइड एक लॉ बना दिया कि भाई देखिए आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए और इस स्टैंडर्ड के मेंटेनेंस के साथ ही आप आगे का वर्क कीजिए, जिससे कि आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने, उन लोगों को भी फायदा मिल सके। तो ये काम कौन करेगा, हमारा यूएन सिट्राल कर रहा है। दैट इज द यूएन सिट्राल की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, अब ये बताइए, देखिए अब हु पार्टिसिपेट्स द ड्राफ्टिंग ऑफ यूएन सिट्राल टेक्स्ट। यूएन सिट्राल के जो टेक्स्ट हैं जो वो बनाता है कि भाई ये करना है आप लोगों ने, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उसको बनाने के लिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसको बनाने के लिए किसने बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग जो थे वो इलेक्टेड भी थे, नॉमिनेटेड भी थे, और कुछ सदस्य जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी थे, कुछ लोग जो है कहाँ से थे, कुछ लोग रियासतों की तरफ से थे, कुछ लोग कांग्रेस के थे। इस तरीके से मिलकर सबने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट बनाया। तो इसी तरीके से यूएन सिट्राल एक कमीशन है, उसके लिए भी टेक्स्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया हार्मोनाइजेशन है यूनिफिकेशन के लिए, तो इसमें कौन बनाएगा, तो इसमें जो टेक्स्ट बनाए जाते हैं उसके लिए भी एक बॉडी मेड की जाती है 60 इलेक्टेड मेंबर्स की। ठीक है, अच्छा। यूएन सिट्राल टेक्स्ट आर इनिशिएटेड, ड्राफ्टेड, adopted by the United Nations Commission on International Trade Law, a body made up of 60 elected member states. ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन्स, अलग अलग कंट्री से आने वाले 60 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। जो यूएन सिट्राल का जो भी टेक्स्ट बन रहा है उसको इनिशिएट, ड्राफ्ट एंड एडॉप्ट करेंगे। अगर ये लोग एक कंट्री के नहीं हो सकते हैं या आसपास के एरिया के भी नहीं हो सकते, ये लोग डिवाइड कर दिए पूरे वर्ल्ड को 60 मान लीजिए 60 पार्ट्स में, और उन ज्योग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले ये मेंबर्स होंगे। पार्टिसिपेंट्स इन the drafting process include the member states of the commission and the other states referred to as observer states। ठीक है, जो ये कह रहा है पार्टिसिपेंट्स जो होंगे ड्राफ्टिंग प्रोसेस में वो जो कमीशन के मेंबर स्टेट्स हैं वो होंगे। इसके अलावा अदर स्टेट भी होंगे जिनको हम ऑब्जर्वर स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी कोई हो सकता है, तो हाँ और भी लोग हो सकते हैं। इसमें आईजीओ और एनजीओ के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आईजीओ इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ इज इक्वल टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी स्टेट्स आर मेंबर ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के कितने स्टेट्स मेंबर हैं? 16. As is the case with most subsidiary bodies of the General Assembly, which is composed of all members of the United Nations, membership in UN Citral is limited. जितने भी जनरल असेंबली की सब्सिडरीज बॉडीज हैं, जितनी भी हैं, उन सब में अगर देखा जाए तो यूएन सिट्राल की जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है। As to facilitate the deliberations, ठीक है, डेलिब्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यूएन सिट्राल वाज ओरिजिनली कंपोज्ड ऑफ 29 स्टेट्स ओनली। केवल 29 स्टेट थे स्टार्टिंग में। इट्स मेंबरशिप वाज एक्सपेंडेड इन 1973। दूसरी बार इसकी बना कब था? 1966 में। तो अब कितने स्टेट? 29। ठीक है, एक्सपेंड हो गया 1973 में और इसके मेंबर्स हो गए 36।
फिर इसके बाद 2004 में दोबारा से ये एक्सपेंड किया गया और इसमें आप कितने मेंबर्स हैं? 60। और इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर? 60। तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं कि इसमें कमीशन के बेनिफिट, हाँ जी यहाँ थोड़ा सा लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया। 2004 में जितने मेंबर बताए थे 60, उसमें से इलेक्टेड भी 60। नहीं 2004 में 60 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन मैं ये कह रही थी ये आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। जब हम ऊपर बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग ऑफ यूएन सिट्राल टेक्स्ट की, तब उसमें भी 60 लोगों की एक बॉडी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जैसे। उसमें 60 लोग थे, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स को दिखाने वाले, तो वो भी 60 हैं, ये भी 60 है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कितने मेंबर्स वहां पर थे, कितने मेंबर्स यहाँ पर हैं। तो दोनों में 60 ही एक नंबर है इसमें, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम the membership is representative of the various geographical regions। फिर वही बात कह रहा है ये, देखिए वहां पर भी यही कह रहा था, ये 60 इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन्स के होंगे। तो यहाँ पर भी यही बात कह रहा है कि जो मेंबरशिप का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन्स का होगा। आप ये मत समझिएगा कि एक ही रीजन से 2-4 लोग जाकर के वहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के जितने भी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम्स हैं उनके मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, करते हैं, होते हैं इसके मेंबर। मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर इलेक्टेड फॉर टर्म्स ऑफ 6 years। जो कमीशन है, ये जो कमीशन है, इसके जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और 6 साल के बाद, और आधे मेंबर हर तीसरे साल एक्सपायर हो जाते हैं। हर 3 साल के बाद आधे मेंबर को एक्सपायर कर दिया जाता है, वरना उनकी जगह पे नए मेंबर्स की नियुक्ति कर ली जाती है। समझ में आई बात? दोबारा समझाऊं? नहीं, ठीक है। इसमें केवल छोटा सा था, ये कह रहे हैं कि भाई देखो कमीशन होता है तो ये कोई वो तो है नहीं जनरल असेंबली की तरह भी कोई सभा, ये एक कमीशन है। कमीशन में कुछ मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी कमीशंस बनते हैं, हम जानते हैं बहुत सारे कमीशंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कमीशन बन गया पंचायती राज के लिए, तो बलवंतराय मेहता समिति कमेटी, ठीक है। इसी तरीके से कमीशन बना, कमीशन में एक कमेटी हुई, कमेटी ने जो अपनी रिप्रेजेंट वो दी, अपनी बताई भैया हम लोग चाहते हैं ये होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो समिति कमीशन खत्म हो गया। लेकिन ये कमीशन परमानेंट कमीशन है यूएन सिट्राल, क्योंकि ट्रेड तो हमेशा चलता रहता है। तो यूएन सिट्राल जो कमीशन है इसमें हर 3 साल में मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। हर 3 साल में आधे मेंबर हट जाते हैं, उसकी जगह पे दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं। इसमें टोटल 60 मेंबर रहते हैं और ये 60 मेंबर अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन्स को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। इसमें केवल और केवल इसके मेंबर स्टेट ही नहीं होते हैं, बल्कि इसमें ऑब्जर्वर स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं इस कमीशन में। इसके अलावा इसमें आईजीओ के मेंबर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा इसमें एनजीओ के मेंबर्स हो सकते हैं। क्लियर? ओके, यस मैम। नाउ नेक्स्ट, आर डेलीगेट्स प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रेवल एंड अकोमोडेशंस। जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो डेलीगेट्स आए हैं, क्या उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है या ट्रेवल के लिए, अकोमोडेशन के लिए, क्या उनको अपने आप ही सब कुछ करना होता है? अब वो बना दिया इंडिया के एक सदस्य को, इन्होंने क्या करा, मेंबर बना दिया यूएन सिट्राल कमीशन का, ठीक है। तो अब क्या उसको कुछ मिलेगा वहां से, या फिर वो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ चले आएगा? ठीक है, अगर हम प्रिंसिपली बात करें तो पार्टिसिपेशन इज सेल्फ फंडेड। ओके, पार्टिसिपेशन सेल्फ फंडेड होता है। However, a lack of financial resources is clearly a barrier of participating in the work of UN Citral। क्योंकि इनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्स तो है नहीं, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेशन करना यूएन सिट्राल में एक बहुत बड़ा इसका बैरियर भी है। The General Assembly therefore decided in resolution of 48/32 of 9 December 1993 to establish a UN Citral Trust Fund to grant travel assistance to developing countries that are members of the commission at their request and in consultation with the Secretary General। तो इन्होंने क्या किया, जनरल असेंबली ने डिसाइड किया, रेजोल्यूशन लेके आए ये लोग 48/32। कब लेके आए? 9 दिसंबर 1993 को लेकर आए, और इन्होंने एक यूएन सिट्राल ट्रस्ट फंड इस्टेब्लिश कर दिया। ओके, कि हम एक ट्रस्ट फंड इस्टेब्लिश कर रहे हैं यूएन सिट्राल का,
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोज रोज हमारे पास मेंबर्स भेजते रहे यहाँ पर, और रहने का भी खर्चा दें, खाने का भी खर्चा दें, घूमने का भी खर्चा दें। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको फंड जरूर दे रहे हैं, उस फंड को आप यूज कीजिए। काहे में यूज कीजिए? उनको ट्रैवल असिस्टेंट देने के लिए। आप उन्हें बुलाइए, रखिए अपने पास, और उसके पास उनसे कंसल्टेशन, और ये कंसल्टेशन किससे की गई? सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है। अब ये आगे कह रहा है खर्चा कैसे होएगा भाई, क्या सिस्टम है इसका? सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, partial funding of either the flight or accommodation could be paid। भाई जो भी फंड हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग में हम या तो फ्लाइट का देंगे या अकोमोडेशन का देंगे, ये अकॉर्डिंग टू यूएन सेक्रेटरी। अपॉन रिक्वेस्ट टू द सेक्रेटरीट, इसके लिए भी सेक्रेटरीट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी टू अटेंड द कमीशन और अ वर्किंग ग्रुप सेशन। दैट ये पर्सन आ रहा है यहाँ पर ग्रुप सेशन के लिए, और इनको जो है क्या दिया जाना चाहिए? अकोमोडेशन, या फिर इन्हें दिया जाना चाहिए ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक जी। अब आदित्य को अगर हम बना के भेजे तो आदित्य को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आदित्य कहेगा ठीक है, मुझे तो मिल ही जाएगा, ट्रैवलिंग का पैसा मिलेगा या अकोमोडेशन का मिलेगा, कौन सा मुझे सारी जिंदगी वहीं रहना है, 3 साल ही तो रहना है, मेरे मैं मौज काटूंगा 3 साल वहां पर, अकोमोडेशन का ले लूंगा, है ना? तो इस तरीके से आप अपना मैनेज कर लिया। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाए गए। फिर इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स डिपेंड्स एंटायरली। अब ये फंड आता कहाँ से है जी? ये फंड आता है कंट्रीब्यूशन से। अच्छा। अब हम सब लोग चाहते हैं जो दुर्गेश है वो कहीं घूमने जाए, बेचारा बहुत दिन से गया नहीं है, ठीक है, हम सब चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि हम सब लोग सक्षम है, हम लोग सब जॉब करते हैं। दुर्गेश जॉब नहीं करता है तो हमने दुर्गेश की जॉब के लिए, हमने घूमने के लिए दुर्गेश को पैसे दिए और हमने उसको कंट्रीब्यूट किया। तो इस कंट्रीब्यूशन से क्या होगा? तो भी फंड, हमारे पास फंड इकट्ठा हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके सब लोग देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारे पास एक बच्चा वाला फंड इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उस फंड को हम यूज कर सकते हैं। टू एंश्योर ब्रॉड पार्टिसिपेशन इन वर्क ग्रुप थर्ड ऑन इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म, the European Union, the Swiss Agency for Development and Cooperation have offered to provide financial assistance over the next 3 years, ठीक है, until 2020। चलिए, is there financial assistance for travel and accommodations for delegates of working group 3? अब ये भाई एक नाम दे दिया इन्होंने, वर्किंग ग्रुप 3। अब जो वर्किंग ग्रुप 3 है उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है। वर्किंग ग्रुप 3 कौन होता है? डेलीगेट्स फ्रॉम डेवलपिंग एंड एट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वो लोग को माना जाता है ग्रुप 3 का, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, जो डेवलपिंग स्टेट में है या फिर लीस्ट डेवलप्ड है, बहुत कम डेवलप्ड है, उन कंट्रीज को हम ग्रुप 3 ऑफ कंट्री मानते हैं। उन लोगों को ही रिक्वेस्ट अगर करते हैं तो उन लोगों को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द रीजनल ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड विद इन द कमीशन? कुछ रीजनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, क्या वो कमीशन में है या नहीं है? तो हाँ, 5 रीजनल ग्रुप्स हैं जो कमीशन का पार्ट है, जिसमें सबसे पहला है अफ्रीकन स्टेट्स का ग्रुप, दूसरा है एशियन स्टेट का ग्रुप, तीसरा है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट का ग्रुप, चौथा लैटिन अमेरिकन, एंड 5वां कैरिबियन स्टेट। ओके। इसके अलावा अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट। इस तरीके से 5 ग्रुप्स हैं, 5 रीजनल ग्रुप्स हैं जो इस कमीशन के अंदर रह करके अपने अपने जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अच्छा, ये बताइए, ये आप लोग बताइए, आप लोगों ने WTO पढ़ा चुके हैं आप लोग को क्लास में, तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या यूएन सिट्राल WTO का पार्ट है? या WTO इस कहीं से भी रिलेटेड है क्या इससे, यूएन सिट्राल से किसी तरीके से? मैम ट्रेड की बात हो रही तो WTO के अंदर होना चाहिए, रिलेटेड तो होना चाहिए लेकिन पार्ट नहीं हो। हाँ, ये उसकी सब्सिडी क्या बता रहे थे उसमें। और कोई दोनों में से बाकी दोनों लोग कुछ बोलना चाहोगे या ऐसे मुंह को कपड़ा बांध के बैठे रहोगे?
देखिए शिवेन सचिन, ये सचिन पांडे ना अभी कोरोना से उठे हैं, तब नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं मैम बोल रहे हैं, बिल्कुल हाँ तो WTO बोलो। कनेक्टेड होगा, वही तो मेनली सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको रेगुलराइज करेगा। और शिवेन तुम्हें क्या लगता है यही है? शिवेन पांडे, शिवेन पांडे सो गए। व्हाट डू यू थिंक, शिवेन सो गया? तो वो वैक्सीन लगवाने गया है क्या? खांसी किसको आ रही है? 45 साल का है ही नहीं। नहीं भैया वो मैं आ रही थी। नहीं होगा। अच्छा मुझे आ रही है खांसी, सुनती खांसी आ गई। वैसे हम भाग जरूर लेते रहे। हाँ देखो कौन ज्ञान दे रहा है जो खुद कोरोना पेशेंट रह चुका है। नो मैम तो अब हम रिकवर करके आए हैं ना, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। आपका प्लाज्मा है डोनेट करके, हम तुमसे प्लाज्मा ले आसमा है लेंगे। इनके पास, ये सही है। हमें दिक्कत होगी हम तुमसे प्लाज्मा ले लेंगे। खैर यूएन सिट्राल को अगर हम देखें, क्या यूएन सिट्राल WTO का पार्ट है या नहीं, तो हमारा जवाब होगा नहीं। ओके। UN Citral is a subsidiary body or General Assembly of United Nations। मैंने सबसे पहले जब पढ़ाना शुरू किया था तब यही लाइन बोली थी। एक्सक्यूज मी मैम। यस एक्सक्यूज्ड। मैम देव और आदित्य से कह दीजिए कि थोड़ा अपना बंद कर दें, क्योंकि बैकग्राउंड से जो आवाज आती है वो डिस्टर्ब करता है। आपका आवाज कहीं कहीं आती ही नहीं है फिर। तो सुन ही नहीं रहा, मेरे देव पास तो तो कुछ गायब है। ऐसा चल भी नहीं रहा है। नहीं नहीं मैडम, गायब नहीं, मेरे पास तो कुछ चल भी नहीं रहा है नहीं, ना। आपके आपके पास चल नहीं रहा है, पीछे से कभी ट्रक निकलता कभी कुछ निकलता तो उसकी आवाज आ जाती है बस। मैं खुद ऑफिस में हूँ मेरे भाई, कहाँ ट्रक है वो निकालवा दूँ तुम्हें। आदित्य तुम बंद कर लो भैया माइक। बंद कर मैं लो ना, कमरे में दिक्कत हूँ क्या तेरे है? लिए। हाँ माइक ऑफ कर लीजिए। दुर्गेश आप भी माइक ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑन चाहो तो कर सकते हो तुम चारों लोग। माइक ऑफ कर देते हैं मैडम। हाँ कैमरा ऑन कर लो तो ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन, देन नहीं, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है WTO का, दोनों का वर्किंग एरिया ही अलग है। The Secretariat of UN Citral is the international trade law division of the Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat। ठीक है। In contrast, the World Trade Organization is an intergovernmental organization independent from the United Nations। ये कह रहा है भाई यूएन सिट्राल का जो सेक्रेटरीट है वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ डिवीजन का ऑफिस है, लीगल अफेयर्स को डील करता है, और काहे का से यूनाइटेड नेशन का जो लीगल अफेयर ऑफिस है उसको भी डील करता है। जबकि WTO के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन से इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। The issues dealt by WTO and UN Citral are different। UN Citral के और WTO के द्वारा जो इशू डील किए जाते हैं वो भी अलग अलग हैं। The WTO deals with trade policy issues। जो WTO इशू जो डील करता है वो ट्रेड पॉलिसी के इशू होते हैं, लाइक लिबरलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ट्रेड बैरियर का अबोलिशन कैसे किया जाए, जो भी ट्रेड बैरियर्स आ रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कैसे रोका जाए, सिमिलर इशू लाइक पब्लिक लॉ को कैसे, पब्लिक लॉ से जो रिलेटेड होते हैं वो सब चीजें कौन देखेगा, WTO देखेगा। ठीक है। अब यूएन सिट्राल क्या देखेगा, यूएन सिट्राल देखेगा कि जो लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में उन लॉ का एरिया क्या है, क्या वो हमारे कमीशन के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन के आधार पर बने हैं या नहीं बने हैं। अगर वो हमारी रिकमेंडेशन के आधार पर नहीं बने हैं तो उनको वो क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशन के आधार पर बनवाने की कोशिश करेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यूएन सिट्राल इज नॉट इन्वॉल्व विद स्टेट टू स्टेट इशू। वो किसी स्टेट के इशू के साथ में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, जबकि WTO डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेट इशू। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो
ट्रेड हो रहा है उसके बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करने का काम करेगा WTO, ठीक है। लेकिन अगर उसके ट्रेड में आने वाली जो दिक्कत है वो रिलेटेड है लॉ से, अगर वहां पे हार्मोनाइजेशन नहीं बन पा रहा है लॉ का या यूनिफिकेशन नहीं है लॉ का, तब उस समय पे जो दिक्कत होगी वो कौन देखेगा, वो हमारा देखेगा यूएन सेट्राल। तो यूएन सेट्राल जो है स्टेट टू इश्यू, स्टेट इशू कौन कौन से होते हैं, जैसे एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, इंपोर्ट कोटाज, ये सब क्या होते हैं, हमारे स्टेट टू स्टेट इशू होते हैं। और इनको कौन देखता है, इनको देखता है हमारा WTO, ना कि यूएन सेट्राल। तो यहाँ पर यूएन सेट्राल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आप लोग की वो ओवर हो गई। तो हमें क्या पता चला, हमें सबसे पहले ये पता चला यूएन सेट्राल जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका काम जो, इसकी स्थापना 1966 में हुई। ये एक कमीशन की तरह काम करता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें टोटल मिलाकर 60 मेंबर्स हैं। इस 60 मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से आते हैं। इन ज्योग्राफिकल रीजन में वो लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। इसके अलावा वो केवल कंट्रीज से, स्टेट जो हमारी मेंबर कंट्रीज हैं उनसे ही नहीं होते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज से भी हो सकते हैं। साथ ही वो लोग NGO से हो सकते हैं, IGO से हो सकते हैं। ये 60 मेंबर्स जो होते हैं, पहले जो है सबसे पहले जब ये बना था तो यूएन असेंबली की तरह ये बहुत बड़ा वाइड नहीं था, बल्कि इसमें केवल 27 मेंबर्स थे। फिर 1966 में बना, 74 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और फिर इसमें 36 के आसपास मेंबर हो गए। फिर इसमें दोबारा अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद अब इसमें 60 मेंबर्स हैं। 60 मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और इन 60 मेंबर्स की सहायता से ही ये लोग पॉलिसीज का निर्माण करते हैं, ऐसी पॉलिसी जिससे कि आज जो कंट्रीज हैं उन सबके बीच में यूनिफिकेशन और हार्मोनाइजेशन को बढ़ावा मिल सके, और ये लोग उसको बढ़ाने का ही काम करते हैं। यूएन सेट्राल का जो मेन उद्देश्य है वो किसी भी कंट्री को लॉ को लेकर के कोई दिक्कत ना आए, और जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड लॉज हैं उन सब कंट्रीज में एक तरीके का सेम टू सेम लॉ बनाने की कोशिश करते हैं। वहां की जो लोकल लॉज हैं उन सपोर्ट में रह करके उनका सपोर्ट लेने की भी कोशिश करते हैं। यूएन सेट्राल का और जो अंत में हो जाता है कि WTO से ये अलग होता है, ये WTO का मेंबर नहीं है, बल्कि ना ही WTO इससे कोई लेना देना रखता है। यूएन सेट्राल अपने आप में एक अलग बॉडी है जो कि जनरल असेंबली की या फिर UNO की एक सब्सिडरी बॉडी के रूप में काम करती है, जिसका काम होता है वर्ल्ड में ट्रेड को बढ़ावा देना, उससे रिलेटेड लॉज को यूनिफाइड करवाना, जिससे कि किसी भी कंट्री को लॉ के आधार पर ट्रेड में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप बताइए इसमें कोई क्वेश्चन? टॉपिक ओवर। मैडम एक ही स्टेट से मतलब कंपलसरी है कि एक ही सिलेक्ट होगा, दो लोग नहीं हो सकते? ज्योग्राफिकल रीजन की बात कर रहा है वो, स्टेट की बात ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है ज्योग्राफिकल रीजन, एक ज्योग्राफिक रीजन से एक व्यक्ति होगा मात्र, क्योंकि दो होंगे तो क्या फायदा उन दो लोगों का। जब एक ही व्यक्ति अपनी सारी समस्या रख सकता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की सारी समस्या दुर्गेश रख सकता है, तो फिर हमें सचिन की क्या जरूरत है हमारे कमीशन में? जब आदित्य मेडिकल क्षेत्र की सारी जानकारी हमें दे सकता है अकेले बैठ के, तो हमें फिर शिवेंद्र की, सचिन की या दुर्गेश की क्या जरूरत है, ये बताओ? जरूरत है हमें? नहीं है। वो एलोपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी आदित्य दे देगा, आयुर्वेदिक के बारे में सचिन दे देगा, हो गया हमारा काम खत्म, हमें और दवाइयां चाहिए ही नहीं। इस तरीके से अलग अलग ज्योग्राफी। अगर तो किसी लॉस को लेकर के यूनिसेट्राल और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी मतलब डिस्प्यूट होगा तो किसका वाला? अच्छा ये बताओ, पहले मुझे एक बार बताओ कि तुम कोचिंग के लिए काम कर रहे हो, सुनो, तुम कोचिंग के लिए काम कर रहे हो, मैं यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही हूँ, हम दोनों के बीच में कैसा डिस्प्यूट? जी किस तरीके का डिस्प्यूट होगा? पहले मुझे डिस्प्यूट बताओ क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों का वर्किंग एरिया ही अलग अलग है। वर्किंग एरिया ही अलग है। एक बात कर रहा है पॉलिसीज की, एक बात कर रहा है लॉ की। तो उसका जब एरिया अलग है तो डिस्प्यूट होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है।
WTO अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, UN सेंट्रल कमीशन है। कमीशन क्या बताता है हमें, हमेशा एडवाइस करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो बना देगा वो रूल एंड रेगुलेशंस हो जाएंगे। इसलिए कमीशन के द्वारा जो भी कुछ बनाया जाएगा वो केवल और केवल एडवाइसेबल होता है कि आप ऐसा करिए। तो कौन प्रभावी हो जाएगा अगर हम लोग करेंगे तो? डिस्प्यूट होता है बाई चांस तो होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर होता है तो डिस्प्यूट WTO ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चन सचिन? एनी प्रॉब्लम विद द लेटेस्ट टॉपिक? वैसे मैं रोज नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आज ही पढ़ाने आई हूँ। मेरे को आप लोगों से समस्याएं जाननी है कि आप लोग मुकेश सर की क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्लास का भी वही हाल है, मात्र 4 लोग। मैम हमने एक दिन अटेंड की थी और मतलब एक ही दिन अटेंड कर पाए हम भी। क्या दिक्कत है, सही नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या समस्या है? ना मैम ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मैम। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्यों नहीं आते हो रोज उनकी क्लास में? या अगर आप लोग को टाइम का इशू आ रहा है कि भाई हम उस टाइम पीरियड में नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो आप लोग टाइम की उनसे बात कर लीजिए, वो वाला टाइम वो दे देंगे जो आप लोग को सूटेबल होगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, आपको यूनिवर्सिटी जाने का झंझट तो है नहीं, आप लोग घर में ही रहते हैं सब लोग अधिकतर। दुर्गेश पता नहीं कौन सी कोचिंग करा रहा है RBI की। नहीं करा रहा है, बता, पूछ लो दुर्गेश, RBI की कोचिंग करा रहा है? नहीं मैडम, कोचिंग नहीं, कुछ काम करा रहे थे। RBI वाले सब बैठ जाइए कह रहा था, पता नहीं कहाँ बिठा रहा है भीड़ भड़क को, कोरोना बॉम्ब बना के भेजेगा सबको। शिवेंद्र तो गायब ही है, मुझे लग रहा है सो वो नहीं गया हो ये। मुक्त वैक्सीन का फॉर्म भर रहा है वो। आप लोगों से मेरी उम्मीद मैं यही करूंगी कि कल से आप लोग मुकेश सर की क्लास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अटेंड करें, वरना फिर मेरे को मजबूर होकर आप लोग की क्लासेस ऑफ करवानी पड़ेंगी। और ऑफ कराने का मतलब है फिर आप लोग जो है जाएंगे सीधे सितंबर अक्टूबर में। अरे नहीं भाई, कल से करेंगे हम लोग। और लंबा भी खींच सकते हैं, दिसंबर में भी जा सकते हैं। अरे वैसे अगर हम लोग मैम रेगुलरली ज्वाइन करते रहेंगे तो हम लोग एग्जाम कब तक हो जाएंगे? भैया हम तो एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेंगे, कम से कम कॉलेज खुलते एग्जाम कराने की कोशिश करेंगे अगस्त में। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से डिले करते रहेंगे तो फिर आप लोग समझ लीजिए आप लोग की क्लासेस हो चाहे कुछ हो, आप लोग की क्लासेस जब तक पूरी क्लासेस नहीं हो जाएंगी तब तक हम एग्जाम नहीं कराएंगे। पहली चीज, जब तक सभी लोग लिख कर नहीं दे देंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हमारे एग्जाम करा लिए जाएं। ये तो ना हो पाएगा। ना हो पाएगा तो फिर ना होगा एग्जाम भी। सब लोग लिख के तो नहीं दे पाएंगे। अरे अलग अलग ग्रुप के तो दोगे, क्योंकि आप लोग किसी भी में 4 लोग आते हो तो कैसे लिख के दोगे ये बताओ? आप लोग कन्विंस करिए अपने साथियों को भी कि वो लोग क्लास अटेंड करें। अब शिखर आए थे 2 मिनट के लिए, कोर्ट में बैठे हैं, बताओ इस मौसम में कोर्ट में जाना चाहिए? कितना कोरोना फैल रहा है बताओ। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद भी वो कोर्ट में है। तब कोर्ट ऑनलाइन काम कर रहा है तो ऑनलाइन कर लो भाई। मैम सबके ऊपर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम सबके ऊपर कर सकते हैं ना, तभी हम बोल रहे हैं कि समस्या है, सबको समस्या है, हम लोग को भी समस्या है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग क्लासेस नहीं लेंगे तो फिर मुझे ऑफ करानी पड़ेंगी क्लासेस। रिजल्ट के लिए मैम 35 में से एक बार 25 लोग, एक बार 16 लोग साइन कर पाए, तो हम कैसे कहते हैं कि ये सब लोग मिलके जो है कह देंगे कि उसके बाद भी बवाल कटा है भाई तुम्हारे रिजल्ट पे। उसके बाद भी कह रहे हैं कि अच्छा हमें नंबर कम दे दिया, हमको ज्यादा दे दिए इंटरनल में। बताओ यार, अब ऐसे भी कोई करता है। क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ पर, क्या किया जा सकता है। हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो सो ही नहीं कर रहा है। आदित्य आ गया होगा तुम्हारा रिजल्ट? नहीं आया मैम अभी तक। नहीं आया, वो आ जाएगा। तुम्हारे रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा जो ग्रुप था ना आदित्य, वो इन लोगों ने क्या किया, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप में फेंक दिया था। ठीक है, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप में फेंकने के कारण इन्होंने क्या किया, नंबर तुम्हारे को, अब इन लोगों ने जब देखा तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप में तुम थे ही नहीं। तुम कहाँ थे? तुम बिजनेस ग्रुप में हमने तुम्हारे इंटरनल चढ़ाए। ठीक है, इस वजह से तुम लोग का जो रिजल्ट है वो अभी रोका गया है, क्योंकि उसको लगा ये कंफ्यूजन है, तो उसने क्लियर कर दिया था कि उसके बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। जैसे खुलेगी ना वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हारा भी और एक लड़का और है, किसी एक का और इंसान का रिजल्ट रुका हुआ है। ठीक है, तुम 2 लोग का रिजल्ट रुका हुआ है। ठीक है मैम। किसका रुका है? अवधेश का रुका हुआ है। अवधेश का, अवधेश और आदित्य दोनों के बीच में उसने कंफ्यूजन कर दिया था। अवधेश को उठा के बिजनेस में फेंक दिया, आदित्य को उठा करके इधर फेंक दिया क्रिमिनल में।
ठीक है मैम। मैम एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगस्त में हम लोग एग्जाम करवा दीजिए, हम लोग क्लास करते रहेंगे ऑनलाइन। हाँ तो क्लासेस जिस दिन मेरे को डिटेल मिल जाएगी आपकी क्लास में 7 लोग आ गए हैं, उसी दिन मैं बोल दूंगी सर से सर एग्जाम जल्दी करा दीजिए। मैम बचे ही 35 हैं, 60 कहाँ से हम ले 8 आएंगे? नहीं 7। 7 बोला। अच्छा सब ठीक है। ठीक है, देखो 4 तो तुम हो ही, अब रेगुलर रहोगे मुझे उम्मीद है। अरे मैम बिल्कुल 100% कोशिश पूरी रहती है मैम, समस्याएं बस क्या है, अच्छा ये कभी बताओ सचिन, तुम्हें क्या समस्या है ऑनलाइन क्लास लेने में? मैम कुछ नहीं, हमारी तबीयत खराब थी, अब सही हो गई है। ठीक है दुर्गेश, तुम्हें क्या समस्या है? नहीं, ऐसी कोई खास समस्या नहीं है मैडम। तो कल से क्लास में मान के चलूं आप लेंगे? जी जी, पूरी कोशिश करेंगे। शिवेन की क्या समस्या है? शिवेन बोलेंगे ही नहीं, रहना तो मुझे तो पूछना ही बेकार है। आदित्य की कोई समस्या? मैम टाइम की हमारी अगर समस्या शॉर्ट, कोई नहीं, टाइम एक्चुअली मैम टाइम बिल्कुल सही है, बस कभी कदार वो मामला ऐसा फंस जाता है, ऐसा थोड़ा सा इमरजेंसी वाला काम आ जाता है, फिर उस चक्कर में, नहीं तो मैं कहीं भी होता हूँ रोड पे, कहीं इधर उधर हॉस्पिटल में बैठा कहीं भी क्लास अटेंड कर लेता हूँ मैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना, 100% क्लास कोई ठीक दिक्कत है नहीं टाइमिंग का। ठीक है, बाकी लोग, हाँ शिवेन को बोला। हेलो। हाँ शिवेन शिवेन बताओ अपनी भाई, समस्या। अरे गजब, एक्चुअली सिस्टर की शादी है, मैरिज। बहुत अच्छा सही। अच्छा अच्छा, फिर क्या तो करें? भैया ध्यान रखो। उसमें बिजी है, 29 तारीख को है मैम, मतलब बुलाओगे परसों। नहीं? अब आप कोई आएगा नहीं तो बुलाने से फायदा क्या? नहीं, फॉर्मेलिटी हो सकती आदित्य है और बस। सचिन और देव, ये दुर्गेश आ जाएंगे, ये बाहर घूम रहे हैं। फॉर्मेलिटी हो हाँ सकती है, भैया। केवल बुलाने में कोई आएगा है ना इधर की वजह से। तो चलो शादी कर लो, 29 को शादी है ना, 29 को शादी कर लो, मतलब 30 तारीख से तुम बिल्कुल क्लास में रहोगे प्रेजेंट। रहेंगे वैसे भी, रिकॉर्डिंग तो चलिए, रिकॉर्डिंग सुनेंगे हम। रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन फिर भी बेटा क्लास में रहो, नहीं रहोगे तो फिर सामने वाले टीचर को कितना बुरा लगता है, सोचो एक बच्चा क्लास ले रहा है मात्र। नहीं सही। चलिए ठीक है फिर, अब 30 तारीख के बाद रेगुलर हो ही जाएंगे हम, लेकिन अभी रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, सुन लिया करेंगे बाद में जब टाइम मिलेगा। ठीक है, वैसे ये लेक्चर सारे यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, और तब ये ठीक है। अटेंडेंस आपको की बीसी ऑफिस जा रही है। ठीक। ठीक है, अगर नहीं आओगे तो ब्लैक लिस्ट हो ओके जाओगे और मैम। नहीं, कोई हम नहीं तो कुछ कर आएंगे ही। पाएगा। ठीक है चलो, ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। वेरी मच। थैंक यू।